नमस्कार सभी को। आज हम लोग प्रकाश अपवर्तन तथा परावर्तन के अंतिम वीडियो को देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार लेंसों द्वारा अपवर्तन होता है। हम लोग पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि अपवर्तन क्या है। अब हम लोग लेंस फॉर्मूला को पढ़ेंगे। लेंसों द्वारा आवर्धन किस प्रकार होता है ये भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि लेंस क्या है। तो लेंस यहाँ पे देख सकते हैं। लेंस का बहुत सारा फोटो बनाया हुआ है। ये उत्तल लेंस लिखा हुआ है, ये अवतल है। यहाँ पे कुछ आकृतियां और बनाई हुई हैं। तो हम लोग कैसे जानेंगे कौन सा लेंस क्या है, लेंस किसे कहते हैं और लेंसों का कार्य क्या है। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए कि दो पृष्ठीय भागों वाला कोई भी पारदर्शी माध्यम, दो पृष्ठीय भागों वाला कोई भी पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो वो लेंस कहलाता है। दो पृष्ठीय भागों वाला कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ भाग गोलीय हो वो लेंस कहलाता है। अब लेंसों के प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले देख रहे हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में क्या है कि इसका जो दोनों पृष्ठीय भाग है, एक ऐसा लेंस जिसका दोनों पृष्ठीय भाग बाहर की ओर गोलीय है, दोनों पृष्ठीय भाग बाहर की ओर गोलीय है। और आप स्पष्ट देख सकते हैं उत्तल लेंस जो होता है वो बीच में मोटा है और किनारों पे पतला है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। दूसरा क्या है, एक ऐसा लेंस जिसका पृष्ठीय भाग अंदर की ओर वक्रित हो, जिसका दोनों पृष्ठीय भाग अंदर की ओर वक्रित हो वो अवतल लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस के जस्ट अपोजिट अवतल लेंस मध्य भाग में पतला है एवं दोनों किनारों पे मोटा है। इसके अतिरिक्त कुछ लेंस ऐसे भी हैं जिनका एक ही पृष्ठीय भाग गोलीय है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एक ही है गोल पृष्ठीय भाग। यहाँ पे देखिए एक पृष्ठीय भाग है जो अंदर की ओर वक्रित है। यहाँ पे ऐसा है, ये मिक्सअप है, एक आधा उत्तल दर्पण का मिक्सअप है, आधा अवतल दर्पण का मिक्सअप है। तो इस तरह के भी लेंस हो सकते हैं। अब हम लोग को पढ़ना मेनली उत्तल लेंस और अवतल लेंस ही है। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस की चर्चा करेंगे। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। उत्तल लेंस ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी किरणें आ रही हैं सबको ये एक जगह पे केंद्रित कर देता है। यानी क्या कर देता है, इसको एक जगह पे केंद्रित कर देता है। इसको एक जगह पर अभिसारित करना भी कहते हैं। यानी कि उत्तल लेंस एक ऐसा लेंस है जिसके मुख्य अक्ष के जितनी भी समांतर किरणें आएंगी उसे वह एक जगह पे अभिसारित कर देगा। इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। ये चीज याद रखिएगा कि इस तरह के लेंसेस जिनके दोनों पृष्ठीय भाग बाहर की ओर वक्रित हैं उनको द्विउत्तल लेंस भी कहा जाता है। पर हम लोग इसे प्लेन लैंग्वेज में साधारणतः उत्तल लेंस भी कहते हैं। और अब दूसरा फोटो यहाँ पे देख रहे हैं, चित्र संख्या बी। इसमें आप देखिए ये अवतल लेंस है। यहाँ से मिलाइए, ये अवतल लेंस है। अवतल लेंस एक ऐसा लेंस है जिसमें मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरणें आ रही हैं सबको ये अपसारित कर दे रहा है। यानी कि क्या कर रहा है, ये अपसारित कर दे रहा है, दूर ठेल दे रहा है। तो इस प्रकार के लेंसों को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। और ऐसे लेंस इन्हें द्विअवतल लेंस भी कहा जाता है। जिनका दोनों पृष्ठीय भाग अंदर की ओर वक्रित है इन्हें हम लोग द्विअवतल लेंस अथवा सिर्फ अवतल लेंस कहते हैं। आगे हम लोगों को पढ़ना है कि लेंसों द्वारा किस प्रकार बिंब का निर्माण होता है और लेंस फॉर्मूला भी हम लोग जानेंगे। तो उससे पहले लेंसों को अच्छे ढंग से समझना आवश्यक है। कुछ टर्म्स है यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में आप लोग देख सकते हैं। वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, द्वारक, प्रकाशिक केंद्र, मुख्य फोकस और फोकस दूरी। तो ये दोनों लेंस यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। दोनों लेंस बना हुआ है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। दोनों में वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस, ये सब क्या है इस सबको हम लोग थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं वक्रता केंद्र। दोनों लेंसों को आप लोग ध्यान से देखिए तो देखिएगा दोनों लेंस जो है सो दो पार्ट से बने हुए। हम लोग पहले भी पढ़े थे, दो पृष्ठीय भाग से लेंसों का निर्माण होता है। दोनों को जब हम लोग अलग अलग करेंगे तो हम लोग इस चीज को ध्यान से देख सकते हैं। यह स्पष्ट दिखेगा कि हमारा जो लेंस है वो एक गोले का ही पार्ट है। जिस प्रकार हमारा दर्पण एक गोले का पार्ट था उसी प्रकार हमारा जो लेंस है वो भी गोले का पार्ट है। यानी कि आप लोग देख सकते हैं कि इसको ऐसे गोल कर देने से, इसको आगे बढ़ा के ऐसे गोल कर देने से ये गोल हो जाता है और फिर इसी प्रकार इसी पार्ट को ऐसे गोल करने से ये गोल हो जाता है।
तो ये किसी गोले का ही पार्ट है। एक बड़े गोले से एक छोटे टुकड़े को काटा गया, दो टुकड़े को काटा गया, दोनों टुकड़े को एक साथ मिला दिया गया और लेंस का इस प्रकार निर्माण हुआ है। तो हमारा वक्रता केंद्र जो है वो वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र है, उसका लेंस से कोई लेना देना नहीं है। लेंस कितना भी बड़ा हो, लेंस कितना भी छोटा हो, जो मुख्य गोले से, जिस गोले से लेंस का निर्माण हुआ है, लेंस के एक भाग का निर्माण हुआ है, उसका जो केंद्र है उसी का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चूंकि दो भाग से यानी कि दो टुकड़े से लेंस का निर्माण होता है, इसलिए लेंस का दो वक्रता केंद्र होता है। हम लोग देखे थे दर्पण में एक ही वक्रता केंद्र होता है, पर लेंस में दो वक्रता केंद्र होता है, जिसे हम लोग अंग्रेजी अक्षर के C से निरूपित करते हैं। यहाँ पे दो वक्रता केंद्र हैं, तो एक को हम लोग C1 और दूसरे को हम लोग C2 से लिखेंगे। अब दूसरा चीज है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या है, इस चीज को समझिए। मुख्य अक्ष वस्तुतः एक काल्पनिक रेखा है। जब हम लोग बिंब निर्माण का आकृति बनाएंगे यहाँ पे, तो हम लोग देखेंगे मुख्य अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो C1 और C2 से होकर गुजरती है। यानी कि हमारा जो वक्रता केंद्र है पहला और दूसरा, दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा है, जिसे हम लोग मुख्य अक्ष के नाम से जाना जाता है। अब एक बिंदु यहाँ पे आया O, ये क्या है, दोनों दर्पणों दोनों लेंसों में आप लोग देख सकते हैं O क्या है, इसे हम लोग प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ये प्रकाशिक केंद्र क्या है, इस चीज को समझिए। प्रकाशिक केंद्र ये लेंस का केंद्र बिंदु है। आप देख रहे होंगे कि O एकदम लेंस के सेंटर में है, तो लेंस के केंद्र बिंदु में जो बिंदु स्थित है, लेंस के केंद्र में जो बिंदु स्थित है, उसे हम लोग प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसे अंग्रेजी के अक्षर O से निरूपित किया जाता है। अब हम देखेंगे कि द्वारक क्या है। द्वारक को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। द्वारक क्या है, ये दर्पण का ये जो भाग है, इसको देख सकते हैं जहां पे परावर्तन होता है, ये गोलीय भाग है। इसका जो व्यास है, इस भाग का जो व्यास है, ये द्वारक कहलाता है दर्पण का। इस चीज को ध्यान से आप लोग देखिए। इसी तरह इसमें इसका पृष्ठ भाग देख लीजिए, ये है जहां पे परावर्तन की घटना होगी, सॉरी अपवर्तन की घटना होगी। ये द्वारक। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ये पृष्ठ भाग जहां पे प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है, उसका जो व्यास है वही दर्पण का द्वारक कहलाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण है मुख्य फोकस। हम लोग मुख्य फोकस पे आएंगे तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के लिए फोकस अलग अलग होगा, क्योंकि एक हम लोग जानते हैं कि एक अपसारी लेंस होता है और एक अभिसारी लेंस होता है। तो उस चीज को हम लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं उत्तल लेंस में सारी प्रकाश की किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर है, वो एक जगह पे यहाँ आके कन्वर्ज कर जाती है, इसलिए हम लोग इसको कन्वर्जेंट लेंस कहते हैं, यानी कि इसे हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। आप लोग सभी जानते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश की किरणें हैं, वो अपवर्तन के उपरांत जिस बिंदु पर अभिसारित हो जाती है, वो बिंदु उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। यहाँ पे देखिएगा मुख्य फोकस ये है, इस जगह पे देख रहे हैं। और जब हम लोग बात अवतल लेंस में करते हैं, तो अवतल लेंस में मुख्य फोकस वो बिंदु है जहां पे मुख्य अक्ष के समांतर सारी किरणें अपवर्तन के उपरांत अपसारित होती हुई प्रतीत होती हैं। अपसारित मतलब वहां से आती हुई प्रतीत होती है। ये देख लीजिए, ये यहां से देख रहे हैं आप लोग, तो ये अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। एक बिंदु यहाँ पे और है, वो है फोकस दूरी। वो क्या है, फोकस दूरी के बारे में पहले भी हम लोग दर्पण का फोकस दूरी के बारे में पढ़े थे। तो ये हमारा जो केंद्र है, प्रकाशिक केंद्र, यहाँ से जो मुख्य फोकस की दूरी है, ये यहाँ पे OF2 और यहाँ पे OF1, ये जो दूरी है इसे प्रकाशिक दूरी कहते हैं। यहाँ आप लोग याद रखिएगा कि फोकस को अंग्रेजी के बड़े अक्षर F से निरूपित किया जाता है और फोकस दूरी को अंग्रेजी के छोटे अक्षर f से निरूपित किया जाता है। अवतल लेंसों द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है विभिन्न स्थितियों पर ये जानेंगे। पर ये जानने से पहले आवश्यक है कि हम लोग जब किरण आरेख खींचेंगे या जब प्रतिबिंब बनता है तो उनके बेसिक नियम क्या हैं, आखिर किन नियमों को मानकर हम लोग किरण आरेख आसानी से खींच सकते हैं। हम लोग दर्पण में भी देखे थे, यहाँ पे और आसान है, यहाँ पे 3 ही नियम है। तो सबसे पहला नियम देखिएगा, फोटो संख्या जो 1 है हमारा, उस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, वो पहला नियम है हमारा।
तो जो चित्र संख्या 1 है उसमें सबसे पहले ये देखिए उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण आ रही है। तो उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आएगी वो अपवर्तन के उपरांत फोकस से होकर गुजरेगी, या वो मुख्य अक्ष के समांतर की सारी किरण फोकस पर अभिसारित हो जाएगी। वही अगर लेंस हमारा अवतल रहेगा तो मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी किरणें हैं वो फोकस पर अपसारित होती हुई प्रतीत होंगी। ये हमारा पहला नियम है, ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। अब फिर दूसरे नियम पर आते हैं। दूसरा नियम कहता है कि मुख्य अक्ष से दूसरा नियम कहता है कि फोकस से, मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली किरणें उत्तल दर्पण में अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे। पहला और दूसरा नियम एक दूसरे का अपोजिट है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा नियम कहता है कि मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी, यानी कि पैरेलल हो जाएंगी। वही जब हमारा दर्पण लेंस हमारा जब अवतल रहेगा तो मुख्य अक्ष से अपसारित होती हुई किरण, मुख्य अक्ष से अपसारित होती हुई यानी कि ऐसी किरणें जो मुख्य अक्ष से आती हुई प्रतीत हो रही है वो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा और अंतिम जो नियम है वो सबसे सरल है। इसमें हम देख सकते हैं कि लेंस चाहे वो उत्तल हो या अवतल हो, प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली किरण, हम लोग जैसे दर्पण में पढ़े थे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो किरण गुजरती है वो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर आती है। तो कमोबेश उसी प्रकार का है, कंप्लीट तो नहीं कर सकते हैं, पर इसमें है कि प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली किरण में कोई अपवर्तन नहीं होगा, वो किरण अपने रास्ते पर सीधी चली जाएगी। प्रकाशिक अक्ष पर गुजरने वाली किरण में कोई अपवर्तन नहीं होगा, वो किरण अपने रास्ते पे सीधी चली जाएगी। ये तीनों नियमों को ध्यान रखेंगे तब हम लोगों को पता चलेगा कि किरण आरेख कैसे खींचना है। अब हम लोग उत्तल दर्पण द्वारा इमेज फॉर्मेशन यानी कि प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है किरण आरेख के माध्यम से वो जानेंगे। तो यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे आप लोग देख सकते हैं कि कुल मिला के 6 परिस्थितियां हैं। 6 परिस्थितियां। सबसे पहली परिस्थिति क्या है? पहली परिस्थिति है जब हमारा बिंब अनंत पे है, यानी कि बिंब बहुत दूरी पे है। जब बहुत दूरी पे बिंब होता है तो हम लोग उसको अनंत मानते हैं और उस समय हम लोग ये कल्पना करते हैं कि वहां से प्रकाश की किरण जो आ रही है वो मुख्य अक्ष के समांतर है। तो आप देख रहे हैं जब हमारा बिंब अनंत पे है तो हमारा प्रतिबिंब F2 पे बनेगा और ये बहुत बिंदु साइज का है। इस जगह पर आप देख सकते हैं ये बिंदु साइज का है, ये बहुत छोटा है और इसकी प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा है। दूसरा केस अब हमारा है कि हमारा बिंब जो है सो अब नजदीक आ गया है, बिंब 2F1 से परे है। तो जब बिंब 2F1 से परे होगा तो हमारा प्रतिबिंब यहाँ पे आप देख सकते हैं A' B' F2 और 2F2 के बीच में है। F2 और 2F2 के बीच में हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? वास्तविक एवं उल्टा है और प्रतिबिंब का आकार जो है वो इससे छोटा है। हालांकि ये सारे चित्र जो है सो ज्योमेट्रिकल स्केल पे नहीं है, फिर भी आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो A' B' है उसका आकार AB से काफी छोटा है। तीसरा केस हमारा आता है, यहाँ पे देखिएगा तीसरे नंबर केस में अब हमारा बिंब जो है उसको हम रखे हुए 2F1 पे। तो जब हमारा बिंब 2F1 पे होगा तो प्रतिबिंब जो हमारा है वो 2F2 पे बनेगा। अब प्रकृति की बात कीजिए, प्रकृति यहाँ पे भी वास्तविक एवं उल्टा होगा और आकार आप लोग स्पष्ट देख पा रहे होंगे कि AB और A' B' दोनों बराबर है, यानी कि यहाँ पे समान आकार की प्रतिबिंब का निर्माण होगा। चौथे केस में हम लोग आते हैं, अब बिंब यहाँ पर 2F1 और F1 के बीच में रखा हुआ है। तो जब हमारा बिंब 2F1 और F1 के बीच में होगा तो हमारा प्रतिबिंब 2F2 से परे बनेगा। स्पष्ट दिख रहा होगा कि प्रतिबिंब का आकार बड़ा है, प्रतिबिंब जो है सो बिंब से बड़ा है और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा है। चौथी परिस्थिति है, चौथी परिस्थिति में यहाँ पे हम लोग बिंब को F1 पे रखे हुए हैं और हम लोग देख सकते हैं कि ये जो किरणें हैं वो आपस में प्रतिच्छेदन नहीं कर रही हैं, यानी कि यहाँ पर जब हम लोग F1 पे रखेंगे बिंब को तो प्रतिबिंब का निर्माण अनंत पे होगा, यानी कि परिस्थिति 1 और परिस्थिति 5 एक दूसरे के उल्टे हैं। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? प्रतिबिंब का आकार बहुत बड़ा होगा, आवर्धित होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा होगा।
अब छठे और अंतिम केस में आते हैं उत्तल दर्पण के लिए। यहाँ पे हम लोग जो है सो बिंब को F1 और 0 या F1 और O यानी कि जो हमारा प्रकाशिक केंद्र है और F1 उसके बीच में रखे हुए हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, इस बार प्रतिबिंब का निर्माण लेंस के उसी साइड में हो रहा है जिस साइड में बिंब रखा गया है। तो लेंस के उसी साइड में 2F1 से परे होगा प्रतिबिंब का निर्माण। प्रतिबिंब का आकार देख रहे हैं कि A' B' AB से बहुत बड़ा है, यानी कि प्रतिबिंब बड़े आकार का होगा, विवर्धित होगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति इस बार क्या होगी? प्रतिबिंब की प्रकृति आप देख पा रहे हैं सीधा है और ये आभासी है। अब हम लोग अवतल लेंसों द्वारा किस प्रकार इमेज फॉर्मेशन होता है, यानी कि किस प्रकार प्रतिबिंब का निर्माण होता है, ये जानेंगे। यहाँ पे दो ही केसेस हैं। पहला केस है जब हमारा वस्तु यानी कि बिंब अनंत पे हो। जब हमारा बिंब अनंत पे होगा तो हमारा प्रतिबिंब F1 पे बनेगा। यहाँ पे किरण आरेख आप देख सकते हैं, F1 पे बनेगा। और इसकी प्रकृति कैसी होगी? क्योंकि जिस साइड बिंब है उसी साइड प्रतिबिंब भी बन रहा है, तो इसकी प्रकृति जो है वो आभासी होगी। आभासी होगी और हमें जो प्रतिबिंब मिलेगा वो सीधा मिलेगा। ये आभासी एवं सीधा होगा। अब आकार की बात करते हैं तो आकार यहाँ पे आप लोग स्पष्ट देख सकते हैं कि जिस प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है वो अत्यधिक छोटा यानी कि बिंदु साइज का है। दूसरा केस जो है वो है कि ये मुख्य अक्ष पे हम लोग इसका जो प्रकाशिक केंद्र है O, प्रकाशिक केंद्र और अनंत के बीच में कहीं भी हम लोग जो वस्तु रख देंगे तो हमारा प्रतिबिंब का निर्माण वो है वो F1 और प्रकाशिक केंद्र जो O है उसके बीच में होगा। आप किरण आरेख देख सकते हैं, F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में होगा। इसका आकार कैसा है? इसका आकार जो हमारा बिंब है उससे बहुत छोटा है, प्रतिबिंब यानी कि छोटे आकार का है। और इसकी प्रकृति जो है वो आप देख सकते हैं, ये सीधा है और ये आभासी है। इसके अतिरिक्त अब हम लोग जब लेंस फॉर्मूला को पढ़ेंगे तो उससे पहले हम लोग जानना होगा कि गोलीय दर्पणों द्वारा जिस प्रकार चिन्ह प्रपाटी का इस्तेमाल किया जाता था, क्या उसी प्रकार गोलीय लेंसों द्वारा भी चिन्ह प्रपाटी का इस्तेमाल होता है? तो बिल्कुल सही आप लोग सोच रहे हैं। यहाँ पे हम लोग जो चिन्ह प्रपाटी का इस्तेमाल करेंगे वो नई कार्तिक चिन्ह प्रपाटी का ही इस्तेमाल करना है। और जो सारे नियम हम लोग गोलीय दर्पणों के लिए पढ़े थे वो सारे नियम गोलीय लेंसों में मान्य हैं। उन्हीं सारे नियमों से हम लोग न्यूमेरिकल्स को हल करेंगे, इसलिए वो नियम आप लोग एक बार फिर से पढ़ लें। बस एक चीज का सिर्फ ध्यान रखना है, जैसे वहां पे हम लोग ध्रुव से सारी दूरी को नापते थे, यहाँ पे दूरी मापने के लिए जो हमारा बिंदु O है जिसे हम लोग प्रकाशिक केंद्र कहते हैं उसका प्रयोग करेंगे। हम लोग दूरी को प्रकाशिक केंद्र O से मापेंगे। लेंस सूत्र दर्पण सूत्र से मिलता जुलता है। आपको ये याद रखना है कि लेंस सूत्र जो है वो सार्वभौमिक है। हर एक परिस्थिति में हर एक प्रकार के लेंस के लिए ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। आइए देखते हैं लेंस सूत्र क्या है। यहां पे देख सकते हैं 1/v। ये v क्या है? v किस चीज की दूरी है और u किस चीज की दूरी है? v हमारा प्रतिबिंब की दूरी है। जो प्रतिबिंब की दूरी है उसे हम लोग v लिखते हैं, जो बिंब की दूरी है उसे हम लोग u लिखते हैं। और f जो है हमारा वो फोकस दूरी है, यानी कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। यही हमारा दर्पण का सूत्र है, इसको हम लोगों को याद रखना है। और एक चीज यहाँ और याद रखेंगे वो है कि दर्पण सूत्र जब भी हम लोग किसी न्यूमेरिकल्स पे या किसी भी सवाल पे अप्लाई करेंगे तो हम लोग को चिन्ह प्रपाटी का जरूर इस्तेमाल करना है। देखना है कि दर्पण अवतल है या उत्तल है, उस हिसाब से चिन्ह प्रपाटी लेंस उत्तल है या अवतल है, उस हिसाब से चिन्ह प्रपाटी का हम लोग इस्तेमाल करके हम लोग लेंस सूत्र का इस्तेमाल फिर करेंगे। उसके बाद आगे फिर देखते हैं कि लेंसों द्वारा जो आवर्धन है वो क्या है। लेंसों द्वारा आवर्धन दर्पण द्वारा जो आवर्धन था सेम उसी प्रकार है। इसे भी हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है और बिंब की जो ऊंचाई है उसके आधार पर व्यक्त करते हैं। और इसका रिलेशन v और u यानी कि बिंब की जो दूरी है और प्रतिबिंब की जो दूरी है, यानी कि प्रतिबिंब दूरी बटा बिंब की दूरी के हिसाब से भी इसको हम लोग लिखते हैं। तो जब लेंसों का आवर्धन आएगा तो उसे m से डिनोट करेंगे,
ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दर्पण का आवर्धन है उसे S डैश बटा H इज इक्वल टू V पाई U हम लोग लिखेंगे। अब एक नया टर्म है लेंसों के लिए, वो है लेंस क्षमता। वो क्या है उसे आप लोग जानिए। लेंस क्षमता क्या है? अलग अलग लेंस, जो लोग चश्मा पहनते हैं या लोग चश्मा के बारे में जानते होंगे, अलग अलग लेंसों का अलग अलग पावर यानी कि क्षमता होता है। यानी कि अलग अलग लेंस, प्रकाश की किरणें जो आती हैं, प्रकाश की किरणें उस लेंस पर जब पड़ती हैं तो उसे अपसारित करने या अभिसारित करने के लिए उसकी क्षमता अलग अलग होती है। तो वो लेंस, एक पर्टिकुलर लेंस कितने डिग्री तक किसी आपतित किरण को, यानी कि जो किरण उस पर पड़ रही है, वो किसी किरण को कितने डिग्री तक मोड़ सकता है, यानी कि अपसरित कर सकता है या अभिसारित कर सकता है, इसे ही लेंस क्षमता कहा जाता है। इसे P से हम लोग डिनोट करते हैं और इसका संबंध लेंस के जो हमारी फोकस दूरी है उससे है। P बराबर हम लोग 1/f, ये फॉर्मूला है। P बराबर 1/f, यानी कि लेंस की जो क्षमता है वो फोकस दूरी से 1/f, यानी कि फोकस दूरी से उसका सीधा संबंध है, आप देख सकते हैं। इसको हम लोग लेंस की क्षमता का SI मात्रक जो है वो डायरेक्टर है, उसे हम लोग अंग्रेजी के D अक्षर से निरूपित करते हैं। और अगर किसी लेंस की क्षमता 1 डायरेक्टर है तो इसका अर्थ है उसके लेंस का फोकस दूरी जो है वो 1 मीटर का है। ये स्पष्ट है, ये चीज आप लोग देख सकते हैं। और लेंस क्षमता जब भी निकालना होगा आप लोग ध्यान रखिएगा कि उत्तल दर्पण का और अवतल दर्पण का लेंस क्षमता जब भी आप लोग निकालिएगा तो उसमें हम लोग चिन्ह प्रपाटी का प्रयोग जरूर करेंगे। इसी के साथ लाइट चैप्टर समाप्त हो जाता है। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।